नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बियांका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो की चर्चा कर लेंगे कि बाज़ार में लगातार 3 दिनों से गिरावट है, क्यों, ये कैसे चल रही है और इसका क्या है मायने। एक तो इस पर चर्चा करेंगे, दूसरा इस विचार पर चर्चा करेंगे कि सोना चांदी जिस हिसाब से भाग रहा है, क्या हो सकते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट, क्या आगे चल के सोना अभी टॉप अप हो चुका है, मतलब वो नीचे गिरने की तैयारी में है, या अभी सोना चांदी और भागेगा, और अगर भागेगा तो कहाँ तक जा सकता है, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, और भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है। तीसरी चर्चा का विषय रहेगा कि जिस तरह से हमारा रुपया आज रिकॉर्ड लो पे बन गया है, 88 रुपये 90 88 रुपये 80-85 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, मतलब इतनी कमज़ोर करेंसी हो गई है जो अभी तक का रिकॉर्ड लो है। क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है, फ़ायदे हैं या नुकसान है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्या एफआईआई का डाटा रहा है पूरे महीने भर का, और वो क्या दर्शाता है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। एफआईआई के ऊपर नज़र डालें, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 3551 करोड़ रुपए की बिकवाली की, और डीआईआई ने आज जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने 2939 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आज पूरे महीने की अगर आंकड़े पर नज़र डालें तो पूरे महीने में भी 20-22 दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें एफआईआई की तरफ से लगभग साथियों तुम्हारा 12,358 करोड़ रुपए की बिकवाली देखने के लिए मिली है। वहीं अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो इन 20-22 दिनों में उन्होंने 38,613 करोड़ रुपए का माल खरीदा है अभी तक। मतलब एफआईआई ने जितना बेचा है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा डीआईआई ने खरीदा है। उसके बाद भी बाज़ार में अभी गिरावट है। गिरावट की वजह एक भी है कि भाई बाज़ार पहले से ही चढ़ा हुआ 1200 पॉइंट चढ़ गया है, और 1200 पॉइंट चढ़ के थोड़ा सा भी अगर मीडियम टर्म देखोगे ना तो बाज़ार का भी कमजोरी का है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आपको दिख रही है, लेकिन बाज़ार में सेंटिमेंटलाइज अगर देखा जाए तो जिस तरह से 3 दिन आज भी हम कमजोरी बंद हुए हैं, कारण ये है कि हमने हायर हाई हायर लो ना बनाते हुए लोअर लो लोअर हाई बनाया। मतलब हमने जो 25,250 के ऊपर अगर हम बंद होते तो ठीक माना जाता। अब हो सकता है 24,900 के जो लेवल है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाए। सोना हो गया है तुम्हारा 1,14,000 पे, 1,14,000 प्रति 10 ग्राम पे सोना पहुंच गया है। और बात करें अगर चांदी की तो चांदी 1,35,500 पे कारोबार कर रही है। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो आज भी 5% चढ़ गया है, 10.63 पे विक्स कारोबार कर रहा है। और हमारा रुपया जो है वो लाइफ टाइम लो पे भी कारोबार कर रहा है। $1 के अगेंस्ट में 88 रुपया 80 पैसे में अभी रुपया कारोबार कर रहा है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है। डॉलर इंडेक्स जो है वो डॉलर इंडेक्स सुस्त बना हुआ है, 97.31 पे बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, इसीलिए तुम्हारा गोल्ड चढ़ रहा है। जो तुम्हारा बिटकॉइन है, अमेरिका का बिटकॉइन है, बिटकॉइन चल रहा है तुम्हारा 1,12,875 पे बिटकॉइन कारोबार कर रहा है। क्रूड ऑयल जो है वो $66 पर बना हुआ है। निफ्टी की बात करें तो साथियों, निफ्टी आज सुस्ती के साथ कारोबार किया, 32 पॉइंट गिर करके 25,169 पे बंद हुआ। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी 57 पॉइंट टूट गया और तुम्हारा 82,102 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा केनरा बैंक के कारण या और पीएसयू बैंकों के कारण मूवमेंट था, वो 225 पॉइंट चढ़ गया और वो तुम्हारा 55,509 पे क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। थोड़ा सा निफ्टी ऑटो में रिकवरी देखने के लिए मिली, 167 पॉइंट निफ्टी ऑटो चढ़ गया और 27,321 पे वो जाके बंद हुआ। गिरने वालों में निफ्टी आईटी मान ही नहीं रहा है। निफ्टी आईटी आज भी टूट गया है तुम्हारा 251 पॉइंट, और तुम्हारा 35,249 में निफ्टी आईटी कारोबार कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी फिर टूट गया आज, निफ्टी एफएमसीजी 725 पॉइंट टूट गया और 55,281 पे पहुंच गया। निफ्टी मिड कैप भी 202 पॉइंट टूट गया। आज जापान के बाज़ार में छुट्टी है अगर देखा जाए तो। अब चर्चा कर लेते हैं कि रुपया ये जो कमज़ोर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके क्या है कारण। देखो कई बार क्या है, कंट्रियों को भी रुपये मोनोपुलेशन के आरोप लगाते आए हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। हालांकि भारत कभी भी जो रुपया मोनोपुलेट नहीं करता। रुपया मोनोपुलेट कैसे होता है, कभी कहीं जो देश है ना वो अपनी देश की करेंसी को कमज़ोर कर लेते हैं, कारण ताकि उनका जो दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट करते हैं ना वो उन देशों में सस्ता लगने लगे। लेकिन इसके कई पॉजिटिव भी हैं और कई नेगेटिव भी हैं। अगर आपका जो रेमिडेंस प्राप्त होता है, सपोज करो मेरा अगर कोई भाई अमेरिका में काम कर रहा है और रुपया हमारा आज 89-90 पे पहुंच जाता है, ऐसा समझो, और वो वहाँ से अगर $1,00,000 भेजता है तो मेरे यहाँ पे वो 90 लाख रुपए आएंगे। और अगर जब रुपया हमारा 80 पे था तो जब वो $1,00,000 भेजता तो हमारे यहाँ 80 लाख रुपए आते हैं, मतलब 10 लाख रुपए प्लस आ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारा करेंसी कमज़ोर है।
ये तो इसके फ़ायदे हैं। एक इसके नुकसान भी हैं कि अगर आपका बच्चा कोई विदेश में पढ़ता है और आप वहाँ $1,00,000 भेज रहे हो, सपोज करो $1,00,000 भेजने, तो अभी आपको 90 रुपये पे रेट चल रहा है, तो आपको 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे जब आपको $1,00,000 मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप दूसरे देश में डॉलर भेजते हो तो पहले आपको अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको डॉलर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपको 90 लाख खर्च करने पड़ेंगे। जो विदेश में आपको पैसा भेजना है तो आपको नुकसान है, और अगर आप खरीद विदेश से पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव है। भारत का जो मिला जुला काम है, भारत क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर देखा जाए तो इंपोर्ट ओरिएंटेड अपना देश है। मतलब ज़्यादातर जो हम क्रूड ऑयल है ना वो इंपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए भारत में ये एक तरह से नुकसान ही है, एक तरह से देखा जाए तो। इससे हालांकि जो एक्सपोर्ट हमारे प्रभावित हो रहे हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो पॉजिटिव है कि भाई अगर किसी को सपोज करो 70 रुपये का एक डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपये, अब इन्होंने टैरिफ लगा दिया, उस पर 70 में 10-15-25% टैरिफ लगा गए, 90 में पड़ रहा है समझ लो। अब $1 इज इक्वल टू 90 रुपये हो गया, मतलब हमारी करेंसी कमज़ोर होगी। तो जो एक्सपोर्टर है ना उनके लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि जो दूसरे देश है ना उन्हें हमारी करेंसी कमज़ोर लगने के चलते फ़ायदा लगने लगता है। हमारे देश में टूरिज्म बढ़ता है, मतलब जो दूसरे देश है ना सस्ता लगने लगता है, बोले यार $1,00,000 मतलब 90 लाख रुपये में तो अपन पूरा देश घूम लेंगे, ठीक है। तो करेंसी कमज़ोर होने से कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान भी है। अगर आप फॉरेन जा रहे हो, विदेश जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। भारत के लिए ऑल ओवर भारत में RBI ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। चाइना क्या करता है, FDI मतलब विदेशों से पैसा लेने के लिए अपनी करेंसी को कमज़ोर कर देता है, जिससे जो और देश के लोग हैं ना जो डॉलर में पैसा लगाते हैं ना वो चाइना में पैसा लगाएं। इसीलिए चाइना पे कई बार आरोप लगते आए हैं, अमेरिका ने भी लगाए हैं, लेकिन भारत के लिए ऑल ओवर ये एक्सपोर्टरों के लिए तो फ़ायदा है, जो एक्सपोर्टर टेक्सटाइल से रिलेटेड है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो हम दूसरे देशों से रॉ मटेरियल बुलाते हैं उसके लिए नुकसान है, क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट लेते हैं और डॉलर के लिए नुकसानदायी है। चाइना ऐसा करता रहता है। अभी देश में गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे सोना और चांदी के दमादम भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सोना चांदी कब तक बढ़ेगा, क्या इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ये क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहले इसकी वजह जानो, ये क्यों बढ़ रहा है साथियों। ये जो बढ़ रहा है ना वो बढ़ रहा है चाइना के और रूस के कारण। जो चाइना और रूस है और जो और भी देश है ना वो अपनी जो फॉरेन रिजर्व है ना वो अब डॉलर से या दूसरी जो बास्केट ऑफ करेंसी में फॉरेन रिजर्व होता है ना उससे हटा करके गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जब कोई देश सपोज करो, अगर आप देखे होंगे कहीं जाते हो दुकान पे, आपने छोटे लेवल पे समझो, अगर टमाटर उसके पास में सीमित है, उसके पास में 10 किलो टमाटर है, खरीदने वाले उसके लिए 20 आदमी खड़े हैं, तो क्या करता है टमाटर का भाव बढ़ा देता है। ऐसे ही जब जो देश है ना ये जो तनाव बढ़ा है, इससे अमेरिका ने क्या किया है, रूस का जो फॉरेन रिजर्व अमेरिका में था ना या और जो दूसरे देशों में था ना वो सीज कर दिया। तो दूसरे देश इससे ये बात समझ गए कि ये ना अमेरिका की चाल है और ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए लोग बाग अपनी जो निर्भरता है ना, जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, वे अपनी निर्भरता को डॉलर से हटा करके गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा कि जब डॉलर की पूरे विश्व पे मोनोपोली हुई थी, तो क्यों हुई थी, क्योंकि पूरे विश्व का 70% जो गोल्ड है ना वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका के पास चला गया था और अमेरिका ने उन्हें बॉन्ड जारी कर दिए थे। बाद में उन्होंने बॉन्ड को बंद कह दिया, अब मैं बॉन्ड को गोल्ड के बदले नहीं करूँगा। रिचर्ड निक्सन के समय की बात है ये, रिचर्ड निक्सन उस समय पे उन्होंने आके एकाएक बंद कर दिया। 15 अगस्त 1971 की बात है ये। तो अभी अमेरिका के तर्ज पे ही चाइना भी ये कर रहा है। चाइना अपनी जो फ्रेंडली कंट्री है ना, जो तुम्हारा हमारे जैसा देश भारत भी तो उनका फ्रेंडली हो रहा है, या तुम्हारा जो आसपास के जो देश हैं उनसे गोल्ड रिजर्व खरीद रहा है। और जब इतनी बड़े लेवल पर डिमांड डालेगा ना चाइना, तो जाहिर सी बात है उसकी दाम तो बढ़ेंगे। अब अगर बात कर लें कि यार इसका दाम बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, देखो मानने वाले ऐसा भी बता रहे हैं कि गोल्ड जो है वो $1.5 लाख $1.5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है 10 ग्राम। और अगर बात करें चांदी की, तो चांदी का भी जो भाव है वो 1,35,000 पे चल रहा है और चांदी को भी 1.5 लाख के आसपास लोग बात देखते हैं। कारण कि चाइना जो अपना जो डॉलर है ना वो डॉलर को मार्केट में उतार रहा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स बढ़ ही नहीं रहा। डॉलर इंडेक्स उतना ही है। डॉलर इंडेक्स ने 110 रुपये से जो $110 पे पहुंच गया था वो अब आके 97 के आसपास सुस्त बना हुआ है। और डिमांड इतनी डाल दे रहा है ना चाइना
कि वो पूरा गोल्ड की जो माइनिंग है ना वो बिल्कुल लिमिटेड है। गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, तांबा है कि आप अल्टीमेटेड, ऐसा नहीं है। गोल्ड की जो माइनिंग है वो लिमिटेड है और डिमांड आ रही है। जब डिमांड ज़्यादा आती है, सप्लाई कम होती है, तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। ये दाम बढ़ा रहा है चाइना। चाइना क्या कर रहा है, डॉलर इंडेक्स से, डॉलर से अपनी निर्भरता कम करके पूरी गोल्ड में रिजर्व कर रहा है और ब्रिक्स देशों से भी पूरे के पूरे जो गोल्ड है ना वो खरीद रहा है। अब वो क्या चाहता है वो तो चाइना ही जाने, परिस्थिति है। आज रात को डोनाल्ड ट्रंप ना संबोधित करने वाले हैं, संबोधन करेंगे। अब वो कोई नया खोबा ना खड़ा कर दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को है उस खबरों में रहने की आदत। और आज वो देश को संबोधित करेंगे अभी 7 बजे के आसपास। अब वो देखते हैं कौन सा खोबा खड़ा कर देते हैं। पहले ही FII का जो मूड है वो बिगड़ रहा है। कितने IPO आ रहे हैं देखो। रिटेल अभी समझ करो मार्केट को मेन सेंटीमेंट क्या है। देखो जो रिटेलर है ना, रिटेलरों का सिंपल सा फंडा है कि वो कुछ बिके तो वे कुछ खरीदें। उनके पास में तो लिमिटेड है, उनका डब्बा छोटा सा है, उस डब्बे में से कुछ निकलेगा जब वो कुछ डलेगा। उनके पास में ऐसा नहीं है कि जैसे म्यूचुअल फंड है 1 लाख करोड़ पड़ा है, उनके पास फिक्स है 10 लाख रुपए है। अब उन्होंने 10 लाख का कोई सामान खरीद लिया। अब वो जब तक वो सामान नहीं बिकेगा जब तक वो दूसरा सामान नहीं खरीदेंगे। और आप यही देख रहे हो कि जब भी बाजार ऊपर जाता है तो हाल के हाल नीचे फिसल के आ जाता है, कारण कि बिकवाली आ जाती है। और FII भी सोच रहे हैं कि यार अच्छा, अब एक काम जरूर किया है FII ने कि जो उन्होंने माल बेचना चालू कर रखा था ना, उसमें वे क्या है धीरे धीरे शॉर्ट कम कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट काट रहे हैं। और क्या है कि कैश में बिकवाली कर रहे हैं। यानी पहले तो जो उनकी लॉन्ग पोजीशन थी ना वो 8 दशमलव कुछ पे हो गई थी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का है आज संबोधन देश के नाम। अब वो क्या खोबा खड़ा कर देंगे वो अलग ही चीज़ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को तो खबरों में रहने के लिए कुछ भी बोलना है कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ कर दूँगा। अभी एक समस्या ने जन्म नया ले लिया कि भाई अफ़गानिस्तान का मैं जो तुम्हारा मकराम एयरबेस है वो ले लूँगा, अगर आप नहीं दोगे तो मैं मारूँगा, मैं तो हाथ युद्ध करूँगा। अब युद्ध करेगा तो या 2 तरीके हैं उसके पास में, या तो बोल दे यार चलो ठीक है साइन कर लो, मैं तुम्हें 99 साल के लिए ले रहा हूँ। लेकिन चाइना नहीं चाहेगा, चाइना थोड़ी चाहेगा तो मेरे दरवाजे पर आ जाए। हो सकता है ये यूरोप नाटो देशों के साथ में मिलकर कहते हैं नहीं हमें चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। ये लोग मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले जब उनका देश खाली कर दिया आपने, आप बताओ आज भारत पे अगर ब्रिटेन बोले कि हमने देश आज़ाद कर दिया था, अब हम भारत पे फिर से कब्जा करना चाहते हैं, तो युद्ध होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है युद्ध होगा। 1947 में आज़ाद करके चले गए थे, उससे पहले तो भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था ना। अब डोनाल्ड ट्रंप खोबा खड़ा कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, कहले नहीं मैं तो अफ़गानिस्तान में अपना मकराम एयरबेस दोबारा लूँगा, हाँ तो आप ऐसे दे दो, नहीं तो ऐसे दे दो। अब ऐसे दे दो कि क्या है, ईरान की अफ़गानिस्तान की जो एक समस्या है ना वो ये है कि वर्ल्ड में उसे ना लोग अभी जो देश है ना वो उसे मान्यता नहीं दे रही, उसको अभी भी तालिबान मतलब एज द आतंकवादी के रूप में ही वो रख रहे हैं। हो सकता है उसे बोल देंगे हम तो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त देश करवा देंगे कि आपकी सरकार जो है वो मान्यता प्राप्त है। सीरिया में क्या किया अमेरिका ने, सीरिया में ये इससे पहले जो अभी वर्तमान में सीरिया का राष्ट्रपति बना बैठा है, ये वहाँ पर आतंकवादी तो था, डील कर ली, बोला कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हें पूरे देशों से। अब इसकी मानते हैं ना अमेरिका की 50 देश मानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को खबरों में रहने की आदत है, अगर 3 दिन 4 दिन खबरों में ना रहे तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, सो वो बोल जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये ध्यान रहे कि बहुत विवेक के साथ में काम करें, बुद्धि विवेक के साथ लगा के अपने जो फाइनेंशियली एडवाइज़र है, वित्तीय सलाहकार है, उससे बिना पूछे कुछ भी मत करें। क्योंकि ये होता क्या है साथियों कि स्टॉक मार्केट है दोधारी तलवार, ये आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। इसीलिए फ़ायदा इसी में है कि जो भी डिसीजन ले वो अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे ना ले। होता क्या है, कई बार मैंने देखा अपने इस लाइफ में, मैंने पाया कि लोग बाग नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप 1 लाख के 1 लाख ही है ना आपके साल भर में, कुछ कमाए नहीं लेकिन कुछ गंवाए नहीं, तो समझ लो आप फ़ायदे पे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलाना है, डीमैट अकाउंट, तो आप शेर खान के साथ अकाउंट खुला सकते हो, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब कर दिया करो साथियों, मैंने देख रहा था 77% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। धन्यवाद, थैंक यू।